नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो दिल को दुखाने वाली है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि तबलीगी जमात के लोगों ने एक नर्स के साथ कैसे जानवरों की तरह का व्यवहार किया। यह आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। मेरे पास जो वीडियो है इसमें इस नर्स ने अपनी आप बीती सुनाई है। वो नर्स जिसे हम सब सिस्टर कहकर बुलाते हैं, वो नर्स जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर कोरोना के पेशेंट की सेवा कर रही है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के पेशेंट्स ने इस नर्स के साथ कैसे व्यवहार किया, पहले आप इस नर्स की जुबानी सुनिए। जमात के लोग हैं, ये नहीं थे, कोई और थे। उन्होंने ठंडे खाने के ऊपर के खाना अच्छा नहीं है, गंदा खाना है और मुझे ये नहीं खाना है, फेंक दिया, मेरे को पकड़ लिया, करे इसे तू खा के दिखा और मेरी किटविट फाड़ दी। फिर मैं कहाँ पे था, कौन से क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे हैं? ये आप ये 27 की बात है। कहाँ पे है ये? मेडिसन यही इसी हॉस्पिटल का। हाँ। मेडिसिन की बात है। तो हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों ने ऐसा किया? बोर्ड के अंदर। क्या हुआ था पूरा? भाई कौन लोग थे वो लोग? यही लोग हैं, मतलब है मोमडन, लेकिन है जमात वाले, लेकिन ये बाहर के लोग नहीं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, ये इंडोनेशिया के ये नहीं थे। हाँ। और मुस्लिम जमात के लोग थे। तो जमात के जो लोग थे निजामुद्दीन से आए थे, उन लोगों ने ये सब किया? पता नहीं वो कहाँ के थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ। क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से वो मेरे को मतलब कम से कम 15-20 लोग थे, मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रिन आपका फाड़ दिया? फाड़ दिया, ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर धर्मिंदर को बुलाया, आवाज़ लगाई। हमारे बोर्ड 26 में डॉक्टर धर्मिंदर हैं, उन्होंने हमारी वो कंप्लेंट वगैरह लिखी और वो सब जगह मैसेज किया और मैं अपनी किसी तरह से जान बचाकर आ गई। उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई मैम? कोई नहीं हुई है। आपने इसकी प्रॉपर कंप्लेंट की? मैंने सीएमओ को भी दी है। हाँ। और मैंने बस सब भी करी जैसे अपने ग्रुप में। उस समय की तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। आपने बोला नहीं कि जमात का काम तो ये नहीं है, कम से कम ऐसे मेरे साथ तो मत करो, आप महिला हैं? वो मान नहीं रहे थे, कहने लगे कि बहुत गंदा बिहेवियर है उनका, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनका नहीं है। और जो यहाँ वाले थे यही वो डेली के लोग हैं, यहीं के लोग हैं वो। आप जरा सोचिए, तबलीगी जमात के 15-20 लोगों ने उस नर्स की जो उनकी सेवा कर रही थी उसके साथ ऐसा सलूक किया। खाने को लेकर महिला के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए, नर्स की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे खाना खाने को मजबूर किया, गालियां दी। हॉस्पिटल में कोई शख्स इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? यह हैवानियत नहीं तो और क्या है? इस घटना का कहीं कोई जिक्र ना हो, किसी को यह बात शायद पता ही ना चलती अगर आज रिपोर्टिंग के दौरान एलएनजेपी के हॉस्पिटल में ये लेडी हेल्थ वर्कर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से बाई चांस न मिल जाती। सबसे बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद भी ये महिला तबलीगी जमात के लोगों की सेवा कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। असल में निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए जमात के लोगों को सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका रेगुलर चेकअप होता है। जमातियों को चेकअप के लिए डीटीसी की बस एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आई थी। मनीष प्रसाद उस वक्त एलएनजेपी के गेट पर थे। इस नर्स ने जब मनीष के हाथ में इंडिया टीवी का माइक देखा तो खुद ब खुद मनीष के पास चली आई और उन्होंने मनीष को अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया। इस नर्स ने कहा कि उसके पास न तो घटना का कोई वीडियो है, न उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो एक सिंपल साधारण मेहनत करने वाली नर्स है। लेकिन जो उसने बताया, उसके साथ जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला है। और ये नर्स, ये सिस्टर, ये हकीकत देश को बताना चाहती है। इनका नाम है आशा। एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में काम करती हैं। आशा ने बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है। 18 अप्रैल को रात 9-9:30 बजे के दरमियान आशा देवी इन्हें खाना सर्व करने गई थी तो तबलीगी जमात के लोग खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत करने लगे और फिर
उनकी गर्दन पकड़कर खाने की थाली में मुंह धकेल दिया। तबलीगी जमात के लोगों ने कहा, इस खाने को आशा इसी वक्त खाकर दिखाएं। आशा ने कहा, जो खाना आया है उसने वही परोसा है, अगर कोई शिकायत है तो डॉक्टर आएंगे, वार्ड के इंचार्ज आएंगे, उनसे शिकायत की जा सकती है। लेकिन जमातियों ने एक बात नहीं सुनी, महिलाओं को गालियां दी, मारपीट पर उतारू हो गए और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आशा के पीपीई किट को फाड़ दिया। आशा ने कहा कि पहले तो उन्हें लगता था कि तबलीगी जमात के लोग भी इंसान होते हैं, उनके व्यवहार को लेकर मीडिया में जो दिखाया जाता है उस पर उन्हें यकीन नहीं होता था, लेकिन जब खुद उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उन्हें लगा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आशा देवी ने बताया कि तबलीगी जमात के लोग खुलेआम हॉस्पिटल में एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जमीन पर से बिस्तर डालकर आसपास सोते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का जरा भी पालन नहीं करते। मैम, बुरा लगा आपको जब आपके साथ जमात के लोगों ने ऐसे किया? बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे अपने अंदर से आंसू निकल पड़े। बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इंसान है बस, लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा, मुता भी होगा, जो भी इन्होंने किया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। और आपको उस समय बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ, मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गला ऐसे किसी सर झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग आई तो इन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। बुरा लगा, एक जमात के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? सर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे साथ। चलो मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ, मेरी जगह कोई और हो, क्या इन लोगों इंडिया वालों को या कोई मुस्लिम कोई किसी को क्या शर्म नहीं आती? मतलब यही सोच लेते कि मैं इतने दिन से खा रहा, एक लड़की से क्या लड़ना, यही सोच के खा लेते, मत खाते। और आप तो पूरा ध्यान रख रही हैं उनका। जो सर खाना अवेलेबल होता है, यहाँ तक मैंने अपनी जेब से भी इनकी खरीद के मदद करी। किसी जमाती ने, इंडोनेशिया के थे यही लोग, उन्हें चाय पीनी थी, टी के लिए कहने लगे मुझे यहाँ इतने दिन से चाय नहीं मिल रही। कहते हैं ना, किसी को दान करके या दे के कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है सच और झूठ क्या होता है। मैंने उनको सबसे चोरी उनको चीनी पत्ती मंगा के दी। मैंने कहा हमारा ये कमरा क्योंकि इन्फेक्टेड बोर्ड हो गया, मैंने कहा आप यहाँ चाय बना सकते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था है। उन लोगों ने मुझे बुरा नहीं कहा। बुरा लगा, जिनके लिए आपने पूरा काम किया उन्हीं जमातियों ने ऐसा कर दिया। देख लो क्या कर सकते हैं, जो भी है वो देख रहा है, इनका भी और हमारे भी। आप जमात के लोगों कम से कम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मेरे को तो इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो भाग आई नीचे, क्योंकि कोई मेरे साथ में नहीं था, ना ही पुलिस, ना ही गार्ड, ना ही मेरा अपना कोई साथ में। जरा सोचिए, मनीष प्रसाद बाई चांस आशा देवी को न मिलते तो ये सारी बातें कभी सामने नहीं आती। और आशा देवी की जितनी बात सुनते हैं उतना गुस्सा आता है, उतनी तकलीफ होती है, उतना दर्द होता है। कोई किसी हेल्थ वर्कर के साथ, सेवा करने वाली महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? आशा देवी अपनी बात में फेयर है। उन्होंने ये बताया कि सब जमाती ऐसे नहीं हैं। जो लोग विदेश से आए हैं, जो इंडोनेशिया के लोग हैं, उनका व्यवहार ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ के हैं, जो हमारे भाई हैं, वही ऐसे हरकतें कर रहे हैं, वही इस तरह की गंदी गालियां देते हैं। आशा देवी ने कहा कि इतनी भारी किट में काम करना काफी मुश्किल है। 20 दिन से लगातार इसी तरह काम कर रही हैं। प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर काम करते करते मर भी गए तो भी कोई गम नहीं, लेकिन ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, इससे दर्द होता है। आपने कहा नहीं कि भाई आप जमाती हैं, जमात का काम ये नहीं है, आप महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं, वो गाली गलौज भी कर रहे थे क्या? बहुत गंदा, मैंने वो बस सब पे करी सर। हमारे पास कोई मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था जो मैं किसी को मैं वो करती। मैम, आप रोई होंगी बहुत ज्यादा जब आपके ये ऐसे अभद्रता की? भाई जब कोई नहीं था, अपना घर का भी नहीं और कोई मदद भी नहीं करे तो रोना तो था ही, बनता ही है। इतना तो हमारा हक है कि हम रो सकें। आप जमात के लोगों से कुछ कहेंगी जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कम से कम ऐसी अभद्रता ना करे कभी किसी? मैं उन्होंने क्या कहेंगे, मैं तो यही कहूँगी कि इंसान बने, अच्छा बाहर के लोगों को बदनाम ना करें, बस डेट्स ऑल, कुछ नहीं कहूँगी। वो आते हैं, थूकते भी हैं वो लोग? मेरे ऊपर थूका तो नहीं है, अदरवाइज ऐसा बिहेवियर हो तो थूका भी होगा, मेरे ऊपर थूका। हाँ, इन्होंने मुझे बहुत अपशब्द गंदे कहे जो मैं नहीं बोल सकती। यही लोग गंदे हैं, बाहर ये ब्लेम करते हैं। ये कैसे घूमते हैं अंदर? कोई है ही नहीं बोर्ड में, घूमते हैं इनसे कपड़े पहन के, वो एक क्या पहनते हैं वो पहन के घूमते हैं, क्योंकि इनका ऐसे बिहेवियर होगा, हम उस बात को क्या कहें।
और मतलब खाने के हर समय ऐसे ही करते हैं या हाँ, खाने के लिए करते हैं, खाने को लेके खाना ठंडा है और हमें नमाज कैसे पढ़ते हैं एक साथ? हाँ, नमाज पढ़ते हैं, सारे साथ में बैठ के खाना इकट्ठा लेंगे, इकट्ठे बैठ के खाते हैं साथ में। आप बोलती नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? मैंने बोला है, कौन सुनता, कोई नहीं, हमारी कौन सुनेगा। बोलते हैं अलग अलग खाओ, एक रूम में ही, नीचे बिस्तर है इनका, नीचे नमाज पढ़ते हैं बिछाकर, जमीन पे इनका बिस्तर है। फिर भी एक साथ ही रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, कोई फॉलो नहीं कर रहे। और सब कॉन्टेक्ट वाले किट पहन के 1 घंटा 3 घंटा रुकना मुश्किल है, चक्कर आके गिरते हैं, फिर भी काम करते हैं। और उसके बाद भी अगर इस तरीके से जमात के लोग और फिर भी इनकी सेवा करते हुए हम मर भी जाए, हमें कोई गम नहीं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। मैं तबलीगी जमात के लोगों से, तबलीगी जमात के अमीर मोहम्मद साद से पूछना चाहता हूं, आखिर इस नर्स का, इस हेल्थ वर्कर का कसूर क्या है? क्या उसका कसूर यह है कि वो तबलीगी जमात के लोगों की सेवा कर रही है और ये कहती है कि मरते दम तक सेवा करेगी? क्या उसका कसूर यह है कि वो उनका इलाज कर रही है, उन्हें वक्त पर दवा और खाना खिला रही है? क्या उसका कसूर यह है कि वो उनका ख्याल रख रही है? इस नर्स की बात ध्यान देने वाली है कि पहले उसे भी यकीन नहीं होता था कि तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ हुआ तो वह हैरान हो गई। उसे जिस बात पर यकीन नहीं था उसका यकीन हो गया। इस नर्स की बात मौलाना साद को, तबलीगी जमात के लीडरान को ध्यान से सुननी चाहिए और इस बात का जवाब तो देना चाहिए कि तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। असल में पिछले 3-4 दिन में कई जगहों से तबलीगी जमात के लोगों की कई अच्छी बातें सुनने को मिली थी। आज की बात में मैंने दिखाया भी था कि मुरादाबाद में कैसे तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, इलाज की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, न कोई भेदभाव हुआ, न उन्हें डर लगा, न उन्हें कोई इंजेक्शन लगाया गया, न किसी तरह का खतरा था। इंदौर से जब जमात के लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया तो वो डॉक्टर्स को दुआ देते सुनाई दिए। ये सब दिखाते वक्त मैंने सोचा था कि अब तबलीगी जमात को कि जो ज्यादातर लोग हैं वो समझ गए हैं। उनमें से एक आध कोई इधर उधर की बात करता है, कोई बदतमीजी बदसलूकी करता है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन आज इस नर्स की बात सुनकर रहा नहीं गया। सोचा ये बात तो लोगों को सुनानी ही चाहिए, ये तस्वीर तो लोगों को दिखानी ही चाहिए। मैम, बुरा लगा आपको जब आपके साथ जमात के लोगों ने ऐसे किया? बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे अपने अंदर से आंसू निकल पड़े। बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इंसान है बस। लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा, मुता भी होगा। जो भी इन्होंने किया, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। और आपको उस समय बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर, और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ, मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गला ऐसे कि इसे सर झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग आई तो इन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। बुरा लगा, एक जमात के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? सर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे साथ। चलो मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ, मेरी जगह कोई और हो, क्या इन लोगों, इंडिया वालों को या कोई मुस्लिम, कोई किसी को क्या शर्म नहीं आती? मतलब यही सोच लेते कि मैं इतने दिन से खा रहे, एक लड़की से क्या लड़ना, यही सोच के खा लेते, मत खाते। और आप तो पूरा ध्यान रख रही हैं उनका। जो सर खाना अवेलेबल होता है, यहाँ तक मैंने अपनी जेब से भी इनकी खरीद के मदद करी। किसी जमाती ने, इंडोनेशिया के थे यही लोग, उन्हें चाय पीनी थी टी के लिए, कहने लगे मुझे यहाँ इतने दिन से चाय नहीं मिल रही। कहते हैं ना, किसी को दान करके या दे के कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है सच और झूठ क्या होता है। मैंने उनको सबसे चोरी उनको चीनी पत्ती मंगा के दी। मैंने कहा हमारा ये कमरा क्योंकि इन्फेक्टेड बोर्ड हो गया, मैंने कहा आप यहाँ चाय बना सकते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था है। उन लोगों ने मुझे बुरा नहीं कहा। बुरा लगा, जिनके लिए आपने पूरा काम किया उन्हीं जमातियों ने ऐसा कर दिया। देख लो क्या कर सकते हैं, जो भी है वो देख रहा है, इनका भी और हमारे भी। आप जमात के लोगों कम से कम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मेरे को तो इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो भाग आई नीचे, क्योंकि कोई मेरे साथ में नहीं था, ना ही पुलिस, ना ही गार्ड, ना ही मेरा अपना कोई साथ में। आशा देवी अकेली थी जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। वो डर गई, लेकिन उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। एक ही बात कही, ऊपर वाला देख रहा है, और ये बात तबलीगी जमात के लोगों को समझनी चाहिए। ऊपर वाला वाकई में देख रहा है और एक दिन इसका हिसाब मांगेगा।
यह कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर्स पर हमले हुए, इससे पहले भी नर्सेस के साथ बदसलूकी की शिकायतें आई, इससे पहले भी नर्सेस ने शिकायत की थी कि तबलीगी जमात के लोगों ने अश्लील हरकतें की। उस वक्त मैंने आपको खबरें दिखाई थी, उस वक्त भी गुस्सा आया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स के, नर्सेस के सेवा भाव को जब देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन आज इस बहन की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तबलीगी जमात के लोगों पर बहुत गुस्सा आया। समझ नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं। तबलीगी जमात के कारण पूरे देश में पूरी कौम की बदनामी हो रही है। इनकी वजह से पूरे देश में कोरोना का वायरस पहुंचा। दिल्ली में 50% केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हैं, 50%, और तमिलनाडु में करीब 90% केसेस तबलीगी जमात की वजह से हैं। तेलंगाना में 60% केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तबलीगी जमात के कारण कोरोना वायरस पहुंचा और फैला। उत्तर प्रदेश, कोरोना वायरस के 1337 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और इनमें से आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा 668 मरीज तबलीगी जमात के लोग हैं। जरा सोचिए, तबलीगी जमात के लोग हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज उनकी सेवा कर रहे हैं और बदले में तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिन तबलीगी जमातियों की वजह से कोरोना कैरियर्स को रोना पड़ रहा है, कोरोना के जो वॉरियर्स हैं उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। जिन जमातियों की वजह से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लगे डॉक्टर्स और नर्सेज परेशानी झेल रहे हैं, वो तबलीगी जमात अब भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने लोगों को आइसोलेशन सेंटर दिया, खाने पीने का इंतजाम किया, वक्त पर चेकअप करवाया, जो कोरोना पॉजिटिव है उनका बेहतर इलाज करवाया जा रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? सच तो यह है कि लॉकडाउन के 28 दिन हो गए, अब भी जगह जगह मस्जिदों से, कई लोगों के घरों से तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए मिलते हैं। उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है और जो पकड़े जा रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वो जहां रहते हैं इन्फेक्शन फैलाते हैं। तबलीगी जमात के लोग सामने आकर टेस्ट करवाने के बजाय कोरोना की कैरियर बन रहे हैं और कई जगह पर तबलीगी जमात के लोग जो हॉस्पिटल में हैं, क्वारंटाइन सेंटर में हैं, वहां से कभी खिड़की से कूदकर, कभी दरवाजा तोड़कर, कभी ग्रिल तोड़कर भाग रहे हैं और फिर पकड़े जाते हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो कोरोना के कैरियर बन गए हैं। वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो क्वारंटीन सेंटर छोड़कर, हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाएं और किस किस से मिले और किस किस को ये कोरोना दे देंगे, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। आज किससे ये बात छुपी है? मुझे तो लगता था कि तबलीगी जमात में कम से कम जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उन्हें कोरोना के खतरे का अंदाजा ना हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल जाने से, जांच कराने से कोई डर हो, उन्होंने अफवाहों पर यकीन कर लिया हो, इसलिए छुप रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात, चौंकाने वाली बात यह है कि तबलीगी जमात से जुड़े कुछ पढ़े लिखे लोग भी जमातियों को छुपाने में मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को इसी इल्जाम में आज जेल भेजा गया। सिर्फ प्रोफेसर साहब को नहीं, उनके साथ 19 जमाती भी सलाखों के पीछे पहुंचे। मोहम्मद शाहिद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब तबलीगी जमात से जुड़े हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। निजामुद्दीन के मरकज में मजमे में शामिल हुए थे, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन जनाब ने निजामुद्दीन मरकज से लौटे 19 जमातियों को छुपाया। सब कुछ जानते बूझते प्रोफेसर शाहिद पर इन्हें छुपाने का इल्जाम है। इन 19 तबलीगी जमातियों में से 16 फॉरेनर्स हैं, जिनमें से 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। इन 19 जमातियों के साथ 11 लोकल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने जमातियों को मस्जिद में छिपने में मदद की थी। जिन तबलीगी जमात के लोग गिरफ्तार किया गया है वो हेरा मस्जिद और अब्दुल्ला मस्जिद में छिपे हुए थे। तबलीगी जमात के लोगों पर एक्शन सिर्फ प्रयागराज में नहीं हुआ, बल्कि सहारनपुर में भी हुआ है।
वीजा नियमों के वायलेशन के आरोप में 57 फॉरेनर जमातियों को जेल भेज दिया गया है। इनमें से भी 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी को टेम्परेरी जेल में रखा गया है। ये सभी सहारनपुर की अलग अलग मस्जिदों में ठहरे हुए थे। कोरोना पॉजिटिव केस के मामले में सहारनपुर यूपी में चौथे नंबर पर है, इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों की वजह से। यहां कोरोना के करीब 90 पेशेंट हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव केसों की बढ़ती तादाद की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर को रेड जोन यानी हाई रिस्क जोन में रख दिया है। सहारनपुर में तो 57 में से सिर्फ 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन सहारनपुर के जमातियों ने रायबरेली में कोरोना वायरस पहुंचा दिया। रायबरेली सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां 33 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 31 तबलीगी जमात के हैं। कुल 33 में से 31 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं और ये सभी जमाती सहारनपुर के रहने वाले हैं। निजामुद्दीन मरकज से लौटने के बाद ये सभी तबलीगी जमात के लोग रायबरेली में जाकर छुप गए थे। पुलिस ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला, क्वारंटीन किया। आज 14 दिन बाद जब इनका टेस्ट हुआ तो 31 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी ये चलते फिरते टाइम बम है। रायबरेली में अब कोरोना पेशेंट की संख्या 35 हो गई है। इनमें से 33 तबलीगी जमात के हैं। कितने शहरों की आपको बात बताऊं, कितने शहरों के फिगर्स आपको गिनाऊं? कानपुर, लखनऊ, पटना, नालंदा, सहरसा, इंदौर, भोपाल, खंडवा, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे, औरंगाबाद, हर शहर में कोरोना तबलीगी जमात के लोगों ने पहुंचाया और फैलाया। और फिर सरकार के लिए लोग अब भी चैलेंज बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को अब भी इस खतरे का एहसास क्यों नहीं है। अब भी वक्त है, समझ जाना चाहिए। जो लोग छुपे हैं या इलाकों में जांच के लिए पहुंच रही मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मुरादाबाद के एग्जाम्पल से सबक लेना चाहिए। मुरादाबाद में तबलीगी जमात के लोगों के कांटेक्ट में आए लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जब मेडिकल टीम गई थी तो उस पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। सारे देश ने देखा था, पत्थर बरसाए थे, एक डॉक्टर को बुरी तरह घायल कर दिया था। उस डॉक्टर का खून से सना चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। पुलिस ने मेडिकल टीम पर हमला करने के इल्जाम में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज इन सब की टेस्ट की रिपोर्ट आई है और 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन लोगों ने जांच करने आए डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया था, पुलिस पर पत्थर फेंके थे, उनमें से 5 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इन्फेक्टेड है। अब इन आरोपियों के कांटेक्ट में आए पुलिस वालों को भी क्वारंटीन करने का प्रोसेस शुरू करना पड़ा है। 10 व्यक्ति जिसमें 8 जेंट्स थे और 2 लेडीज थी गिरफ्तार किए गए थे। तो उनके सैंपल कराए गए थे क्योंकि वो हॉट स्पॉट जोन से आई थी। उसमें से 5 पुरुषों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और उन्हें मैटरनिटी विंग शिफ्ट किया गया है। जहाँ तक पुलिस वालों का क्या क्वारंटाइन होगा नहीं होगा, जो भी संपर्क में आए हैं उनसे पूछताछ करके सभी को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। आप सोच सकते हैं अगर इन 5 लोगों को 15 अप्रैल को पुलिस ने अरेस्ट न किया होता, तब तक ये मुरादाबाद के कितने लोग इन्फेक्ट कर चुके होते। मुरादाबाद के हजारों लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके होते। और वो लोग कौन होते? इनके अपने परिवार वाले होते, इनके अपने यार दोस्त होते। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि तबलीगी जमात के लोगों से एक बार फिर से अपील की गई कि वो जांच में मदद करें। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि घरों और मस्जिदों में छिपकर ये लोग मौत बांट रहे हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस घर में आप छुपे हैं उस घर के लिए आप मौत लेकर बैठे हैं। आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आप मौत बांट रहे हैं। आपका काम मौत बांटना नहीं है, आपका काम जिंदगी लोगों को देना है। और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब इन लोगों के बारे में जब जानकारी हम लोगों को मिलती है और हमारे जब डॉक्टर्स, नर्सेज और हमारे पुलिस कार्मिक जाते हैं तो उन पर हमला करते हैं। ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है।
और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं आज भी खुलकर इनकी आलोचना नहीं कर रहा है, खुलकर इनको कहीं ना कहीं मैसेज नहीं दे रहा है कि भाई आप बाहर आइए, आप अपना मेडिकल चेकअप कराइए। तो कई मोर्चों पर आज हम लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से इतनी अपील करते हैं कि भाई आप जहाँ भी हैं, आप क्यों छुपे हैं, आप बाहर आ जाइए। ये देश हम सबका है और ये ऐसा वायरस है जो हिंदू मुसलमान और जाति और मजहब नहीं पहचानता, ये सिर्फ मौत बनकर आया है। लॉकडाउन के 28 दिन हो गए, अब भी तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए हैं। अब भी मस्जिदों से पुलिस उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। और जब भी तबलीगी जमात के लोगों की इस तरह की बात आती है तो मैं कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि न्यूज़ में लोग ये क्यों कहते हैं कि कोरोना के इतने मरीज तबलीगी जमात के हैं। लेकिन ये सवाल मोटिवेटेड है, मिसलीडिंग है। जब ये कहा जाता है कि तबलीगी जमात के लोगों से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, जब ये कहा जाता है कि दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से लोग निकले और पूरे देश में फैल गए, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, कितने सारे फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, ये कोरोना के कैरियर बने, तो क्यों ना कहें कि इन केसेस का ओरिजिन मरकज से था? क्यों ना कहें कि इन्हें फैलाने वाले लोग तबलीगी जमात के हैं? तबलीगी जमात के लोग गड़बड़ करते रहे, मस्जिदों में छुपते रहे। आज खबर मिली कि मुरादाबाद में 36 साल के डॉक्टर नियामुद्दीन की मौत हो गई। क्या हम ये ना बताएं कि डॉक्टर नियामुद्दीन तबलीगी जमात के सर्वे करने वालों में थे और उन्हें वहां से इंफेक्शन हुआ था। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की वजह से 72 परिवारों को क्वारंटाइन में भेजना पड़ा था। तो क्या सारे डिलीवरी बॉय ये कहेंगे कि आप ये क्यों कहते हो कि डिलीवरी बॉय की वजह से हुआ? नालंदा में एक शख्स की वजह से उसकी पूरी फैमिली का, परिवार के कुल 16 लोगों को कोरोना का इंफेक्शन हो गया। तो क्या यह कहना गलत होगा कि एक शख्स ने पूरे परिवार को कोरोना वायरस दे दिया? नोएडा में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 102 हो गई है। इनमें से 57 केसेस सीज फायर नाम की कंपनी से जुड़े हैं। तो क्या यह कहना गुनाह है कि सीज फायर कंपनी की वजह से इतने लोग इन्फेक्टेड हुए? इससे जो लोग तबलीगी जमात का नाम लेने को गलत बताते हैं, सवाल उठाते हैं, वो सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी वजह से पूरी की पूरी कौम बदनाम होती है। होना तो यह चाहिए था कि मौलाना साथ सामने आते, मानते जो गलती हुई सो हुई, उसे भूल जाइए। वो अपने लोगों से कहते कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओ, झगड़ा ना करो, क्वारंटीन सेंटर से भागो मत, मस्जिदों में छुपो मत। लेकिन हकीकत है कि मौलाना साथ खामोश है और आज भी कई जगह मेडिकल टीम पर हमले हो रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग जो अपना इलाज कराने से इनकार कर रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम को गांव से बाहर भगा देते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से आज इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। यहां एक मेडिकल टीम अल्ली गांव पहुंची थी। ये टीम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री और उनके परिवार वालों की स्क्रीनिंग करने आई थी, लेकिन इस टीम को गांव के लोगों ने घेर लिया, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। असल में इस गांव से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन लोग अभी भी प्रशासन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। मेडिकल टीम उन लोगों की जांच करने गई थी जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आए थे, लेकिन गांव वालों ने मेडिकल टीम को गांव में घुसने नहीं दिया, मारने की धमकी दी, तो डॉक्टर्स लौट आए। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था। हम लोग सब पूरी टीम लेके गए थे, पर गांव वालों ने हमें अंदर गांव में ही नहीं घुसने दिया। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, सब अमला साथ में था। फिर भी गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और स्पष्ट मना कर दिया गया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं होने देंगे। अच्छा। यदि आप सर्वे करोगे तो इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। सबने बात की, पर किसी भी तरह से उन लोगों ने, किसी ने भी उस बात को समझने की कोशिश नहीं की। नहीं, जब गांव वाले तैयार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जब वो अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, गाँव में रोड पे खड़े हो गए, गलियों में खड़े हो गए, तो टीम अंदर घुसेगी कैसे? अब हम लोग सब अपनी टीम वापस ले जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में भी आज हेल्थ वर्कर के साथ बदसलूकी हुई। ये आशा वर्कर फरीदाबाद के सेक्टर 62 के आशियाना फ्लैट्स में कोरोना को लेकर सर्वे करने गई थी, लेकिन सहयोग करना दूर, लोगों ने आशा वर्कर के साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी और फिर मारपीट की।
हैरानी की बात यह कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस के लोगों के साथ भी हाथापाई की। फिलहाल आशा वर्कर्स का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने सर्वे करवाने से मना करा। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया कि सर सर्वे के लिए मना कर रहे हैं। सर आए थे मेरे मेडिकल ऑफिसर, पर उन्होंने एसएसबी सर्वे क्यों नहीं करा रहे, वो उल्टे सीधे बोलने लगे। फिर पुलिस को भी फ़ोन करा मेरे सीनियर ऑफिसर ने कि सर ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। बस ये पूछा था मैंने कि जमात से कोई बंदा तो नहीं आया या कोई बाहर से आया हो बंदा तो नहीं है। उन्होंने फिर धक्का मारा मुझे। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों पर हाथापाई करी। फिर उसके बाद मेरे डंडे मारे, मेरे पैर में मेडिकल में सब कुछ आ सका। बस हाँ, मैंने हाँ सारे एक हो गए। फिर जिन्होंने सर्वे करा ली थी आज वो भी सारे एक हो गए। 50 घर थे, 50-60 आशियाने के जितने मुसलमान थे सारे एक हो गए आज के जमात के नाम पे कि मैडम को इसको हम बताते हैं ये बहुत सर्वे करने आती है। पुलिसकर्मी यहाँ उनको भी दो तीन थे, उनको भी मार सब इकट्ठे चपट गए थे उनको भी। ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है। तबलीगी जमात के लोग जांच नहीं करवा रहे, छुप रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएं? क्या मैं इसके लिए बजरंग दल को दोष दूं? इन लोगों की वजह से जो लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग जिन लोगों को कोरोना वायरस पहुंचा रहे हैं, उनकी हालत के लिए किसे दोष दें? तबलीगी जमात का नाम न लें, मौलाना मोहम्मद साद का नाम न लें, तो किसका नाम लें? मौलाना साद को बार बार निवेदन किया जा रहा है कि अपने फॉलोअर्स को अपील करें, बाहर आने के लिए कहें, और कुछ नहीं कर सकते तो उन लोगों का एग्जाम्पल दें। वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचे, इलाज करवाया, जांच करवाई, डॉक्टर्स की बात मानी, वक्त पर दवा खाई, हॉस्पिटल में रहे और ठीक होकर घर जा रहे हैं, और जाते जाते डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज ऐसी तस्वीरें आई जहां पर तबलीगी जमात के लोग ठीक होकर बाहर जा रहे थे, डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे और भारत माता की जय का नारा भी लगा रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोगों ने न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट किया, बल्कि ये लोग उन जमातियों के लिए भी नसीहत बन गए जो टेस्ट के नाम पर छुपे हुए हैं। ये 13 जमाती तेलंगाना से आए थे, लेकिन यहीं पर क्वारंटीन हो गए। इनमें से आज कई जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जब पुलिस के अफसरों ने, प्रशासन ने इन्हें ये बात बताई तो बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट नेगेटिव पाते ही खुश होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और लोगों को मैसेज दिया कि वो भी अपना टेस्ट जरूर करवाएं, तभी पता चलेगा कि वो कोरोना के शिकार हैं या नहीं। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में से कोरोना को भगाना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान से कोरोना को भगाना है, और ये भी हमने मानी है कि प्रशासन की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है, और ये भी हमें जिताना है कि हिंदुस्तान से कोरोना को भगाना है। ना ही हम ईरानी हैं, ना अफगानी हैं, बल्कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानियों को कोरोना को भगाना है, और कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये भी तबलीगी जमात के लोग हैं। इनका मन कैसे बदला? क्योंकि ये क्वारंटीन सेंटर में रहे, अपना इलाज करवाया, टेस्ट करवाया, डॉक्टर्स की बात मानी और ये नेगेटिव निकले। इन्हें लगा वाकई में इनके साथ इंसाफ हुआ है, किसी ने इनकी मदद की है। कश्मीर के बारामूला में भी 28 जमातियों को क्वारंटीन किया गया था। ये पिछले कई दिन से क्वारंटीन सेंटर में थे, लेकिन आज जब इन सबको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो ये घरों पर अगले 14 दिन के क्वारंटीन में रहने का वादा करके गए हैं। हालांकि सेंटर से जाने से पहले इन जमातियों ने कहा सरकार ने, हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने उनका ख्याल रखा, खाने पीने की दिक्कत नहीं होने दी, और इन सब ने कहा कि अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सबको सामने आना चाहिए, कोरोना का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।
हर तरह से अच्छा अरेंजमेंट जो था, स्टाफ जो यहाँ हमारे साथ था वो अच्छा तालमेल था, हमारा भी उनके साथ अच्छा तालमेल था, सफाई के एतबार से या खाने के एतबार से हर तरह से यहाँ के स्टाफ ने अच्छा हमारे साथ ताल्लुक रखा था। हम हर उन भाइयों से भी कह रहे हैं कि जो छुपे हैं वो भी आकर अपने टेस्ट कराएं। टेस्ट कराना तो सबके लिए सेफ्टी की बात है। घरों में रह, जो जहाँ भी रह रहे अपने घरों के अंदर रहे, बाहर ज्यादा ना घूमे, मार्केट के अंदर ना जाए। जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट के साथ हम भी तालमेल रखेंगे, तो ये तो हमारे ही लिए हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट जो था वो काफ़ी अच्छा था, हमें सारी फैसिलिटी खाने में, बाकी जो चीज़ पानी वगैरह मिला, जो भी हमें मतलब यहाँ पे ज़रूरत था वो सब कुछ अच्छे से दिया। कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के फजल से सब ठीक है। तो अपना टेस्ट करवाएंगे तो ठीक निकलेगा, अल्लाह के फजल से भागे मत किसी से, तो खुद जाके आप अपना टेस्ट करवाएं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह के फजल से वहाँ पर टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद अपने घर में आराम से बैठेंगे। छुपने से क्या बनेगा उनका? अब जहाँ तक भागते रहेंगे तो क्या बनेगा उनका? कुछ नहीं बन सकता। इसलिए मेहरबानी करके वो अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी हैं फ़ोन करके वो जगह वहाँ पे जाएं। जो लोग सामने आए, जिन लोगों ने टेस्ट करवाए, उनके भाव आपने सुने। मैं आपको बता दूं कि अच्छे जमाती भी हैं और ख़राब जमाती भी हैं, लेकिन 2-4 खराब लोगों की वजह से सबकी बदनामी होती है, और ये बात तबलीगी जमात की लीडर्स को समझनी चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने इलाज में मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और ये लोग खुद बताते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स पूरी जी जान से जुटे हैं, अपनी जान पर खेल करके इनका इलाज कर रहे हैं, गालियां खाकर इलाज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 1,25,00,000 कोरोना वॉरियर्स कोरोना से लड़ रहे हैं। ये 1-2 लोग नहीं है, 150-200 लोग नहीं है। फिगर्स एक बार सुन लीजिए फिर से। 1,25,00,000 कोरोना वॉरियर्स हैं, इनमें 9,27,000 MBBS डॉक्टर्स हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, 17.5 लाख नर्सेज हैं, 11.25 लाख फार्मासिस्ट हैं, 8 लाख से ज्यादा आयुष विभाग के वर्कर्स हैं। ये सब मिलकर इस बीमारी को हराने के लिए दिन रात लगे हैं। इसके अलावा घर घर जाने वाली 10 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं, और 25 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम रोजगार सेवक, साइको सोशल केयर, ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, एक्स सर्विसमैन, NSS, NCC के कैडेट्स भी कोरोना को हराने में इस जंग में लड़ रहे हैं। आज एक दर्दनाक खबर चेन्नई से आई। यहां लोगों ने एक मशहूर डॉक्टर को दफनाए जाने का विरोध किया। डॉक्टर को जो लोग दफनाने गए थे, वो डॉक्टर की लाश लेकर एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान तक धक्के खाते रहे, क्योंकि ये डॉक्टर कोरोना का पेशेंट था। इसकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी, और इस डर से डॉक्टर को 2 गज जमीन देने से लोगों ने इनकार कर दिया। उनकी लाश को लेकर ले जाने वाली एम्बुलेंस को तोड़ दिया। शव के साथ जो लोग पहुंचे थे उन्हें मार पीट कर घायल कर दिया। 55 साल के डॉक्टर साइमन बहुत मशहूर न्यूरो सर्जन थे, अपना हॉस्पिटल चलाते थे, लोगों की सेवा करते थे। 15 दिन पहले उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, और संडे की रात को उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया। लेकिन जब उनका शव कब्रिस्तान पहुंचा, मेडिकल टीम और डॉक्टर्स उसे बरियल ग्राउंड लेकर जा रहे थे, तो लोगों ने उनका विरोध किया और लाश को बरियल ग्राउंड ले जाने से रोक दिया। परिवार वाले और दोस्त शव को लेकर एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान तक भटकते रहे। सरकार के पास पहुंचे, प्रशासन ने गुहार लगाई, एम्बुलेंस शव को लेकर एक दूसरे बरियल ग्राउंड की तरफ गई, लेकिन रास्ते में फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को रोक दिया, और जो डॉक्टर्स इस शव को ले जा रहे थे उनके साथ मार पिटाई की। एम्बुलेंस स्टाफ और ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई, एम्बुलेंस को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। और यह सब तब हो रहा था जब डॉक्टर का शव एम्बुलेंस के अंदर मौजूद था, अपने दफनाए जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे कब्रिस्तान नहीं पहुंचने दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर को 2 गज जमीन नसीब हो पाई। सिर्फ 2 डॉक्टर गए और शव को दफना पाए।
आप जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चेन्नई के अन्ना नगर इलाके की हैं। लोगों ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया, सड़क पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस बार बार समझाती रही लेकिन लोग नहीं माने। किसी भी कीमत पर एम्बुलेंस को गुजरने नहीं दिया, उल्टा उसे तोड़ दिया, पत्थर फेंके, लाठियां चलाई, शीशे तोड़ दिए। 7 लोग जख्मी हो गए लेकिन किसी तरह एम्बुलेंस में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। मगर अफसोस काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में ही डॉक्टर साइमन का शव पड़ा रहा, उसे ले जाने वाला कोई नहीं था। मैंने जब इस खबर के बारे में अपने रिपोर्टर टी राघवन से बात की तो उन्हें जो डिटेल्स बताई वो सुनकर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब तस्वीरें देखी, डॉक्टर साइमन के दोस्तों की बात सुनी तो कलेजा कांप गया। टी राघवन ने बताया कि डॉक्टर साइमन के शव को दफनाने के लिए पहले चेन्नई के कील पार्क बरियर ग्राउंड पर ले जाया गया, लेकिन वहां पर लोकल लोगों ने इसका विरोध किया। लोग को काफी मनाने की कोशिश हुई लेकिन वो नहीं माने। थक हार कर शव को दोबारा हॉस्पिटल लाया गया। इसके बाद पुलिस की सलाह ली गई। पुलिस ने कहा कि डॉक्टर साइमन के शव को अन्ना नगर के वेलनगार्ड इलाके में मजदूर बरियल ग्राउंड में ले जाया जाए। दोबारा एम्बुलेंस निकली लेकिन जैसे ही अन्ना नगर की तरफ बढ़ी, वहां सड़क पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके हाथों में डंडे थे, लोहे की रॉड्स थी। इन लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधा एम्बुलेंस पर हमला किया, उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस मारपीट में एम्बुलेंस के ड्राइवर को काफी चोट लगी और फिर शव के साथ डॉक्टर के जो सहयोगी बैठे थे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने एडिशनल फोर्स बुलाई और बाद में सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर साइमन हरकुलस को दफना दिया गया। डॉक्टर साइमन की ये जानलेवा बीमारी कैसे लगी, ये भी मैं आपको बताता हूं। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि 24 मार्च को डॉक्टर साइमन ने अपने हॉस्पिटल में एक महिला का ऑपरेशन किया था। मरीज ठीक हो गई लेकिन जो लोग बाद में उससे मिलने आए उनमें से एक व्यक्ति कोरोना वायरस का कैरियर था। यह कहा जा रहा है कि इसी वजह से डॉक्टर को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और फिर डॉक्टर साइमन से उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। डॉक्टर साइमन को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहे लेकिन संडे को उनकी डेथ हो गई। रात 9:30 बजे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद उनके शव को उनकी फैमिली को सौंप दिया गया, लेकिन डॉक्टर के परिवार, डॉक्टर और सैनिटरी टीम के साथ जो व्यवहार हुआ वो समझ से बाहर है। जिस तरह से डॉक्टर साइमन का अंतिम संस्कार होना था, डॉक्टर साइमन को वो भी नसीब नहीं हुआ। इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस और डॉक्टर साइमन हरकुलिस के सहयोगियों पर हमला करने के आरोप में अब तक 20 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो जाए, अगर किसी डॉक्टर की मौत हो जाए तो क्या उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? डॉक्टर साइमन के साथ उस एम्बुलेंस में उनके दोस्त डॉक्टर भाग्यराज मौजूद थे। आज उस घटना को, उस मंजर को याद करके उनकी आंखें भर आई। नम आंखों से डॉक्टर भाग्यराज ने पूरी घटना का बयान किया और उससे एक सवाल पूछते रहे, क्या लोगों की सेवा करने का यही इनाम है? क्या डॉक्टर से ऐसी रुखसती के हकदार भी नहीं है? क्या डॉक्टर्स की लाश के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए? अब आपको उस डॉक्टर की बात सुनवाता हूं जिन्होंने डॉक्टर साइमन को अपने हाथों से विदा किया, उन्हें दफनाया। डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि जो डॉक्टर साइमन के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अपनी बात कहते कहते काफी भावुक हो गए। ऐसा किसी को भी नहीं होना चाहिए सर, किसी को भी नहीं होना चाहिए ऐसा। मैंने मेरा हाथ से बहुत सारा डेथ्स देखा। हम डॉक्टर 10 साल से हूँ, इतने साल से मेरे हाथ में पूरा लोग मर चुके हैं। डेथ इज अ पार्ट एंड पार्सल फॉर प्रोफेशन। सो हम लोग देखे हैं, वी हैव सीन फ्रॉम यंगर चाइल्ड टिल ओल्डर पीपल डाइंग। बट हमारा जो बीच में जो है उसको ही हम ही जाके I don't know sir, nobody can ever even dream of such a thing. लोग आज मुझे हीरो बोल रहा है, या तूने किया है, हीरोइज्म किया है। सच में बताओ,
मैं हीरो नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। आज ह्यूमैनिटी दिखाने में भी हीरो बन रहे लोग, तो मैं सच बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटी सच में मर गई थी। 13 अप्रैल को तमिलनाडु में इसी तरह की एक और घटना हुई थी। एक 62 साल के डॉक्टर की मौत हुई थी और लोगों ने उसे एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान तक दौड़ाया था। सोचिए, जो डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्फेक्शन का खतरा मोल लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? इस डॉक्टर की गलती तो कुछ नहीं थी, वो तो किसी का इलाज कर रहा था और इलाज करते करते खुद कोरोना का शिकार हो गए थे। तो क्या उनके शव के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? ये वाकई में सोचने की जरूरत है। एक तरफ लोग कोरोना के खतरे से इतने ज्यादा परेशान हैं, कब्रिस्तान में दफनाने से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी समझकर भी कोरोना के खतरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कई शहरों से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर लोग आज भी कोरोना की जंग को जीतने में सहयोग नहीं कर रहे। आज भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आज भी लोग बात बात में सड़कों पर उतर जाते हैं। सरकार, पुलिस, डॉक्टर बार बार अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोरोना को रोकने का एक ही तरीका है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लोगों को उदाहरण देकर मैंने कई बार समझाया कि जिन देशों में लॉकडाउन देर से चालू हुआ, जिन देशों में लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को नहीं माना, वहां किस तरह से लाशों के ढेर लग गए थे। तस्वीरें दिखाई हैं, डॉक्टर्स की बात सुनवाई है। ज्यादातर लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे नहीं समझ रहे। और आज मैं आपको ऐसे लोगों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि देश के दुश्मन हैं, और फिर इन्हें समझाने के लिए पुलिस अपने तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। तो फिर पुलिस से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इंदौर की तस्वीरें देखिए। इंदौर के सर्राफा इलाके में लोग लॉकडाउन का वायलेशन करते नजर आए और फिर पुलिस ने पकड़ उनके मुर्गा बनाया और उठक बैठक करवाई। अपने आप का दुश्मन, अपने आप का दुश्मन, देश के समाज के, जोर से बोलो, देश के समाज के और परिवार के, इंदौर शहर के दुश्मन है। जोर से बोलो, इंदौर शहर के दुश्मन। क्या तोड़ा है? लॉकडाउन का नियम। लॉकडाउन तोड़ोगे नहीं, ये मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ सभी। अब जब लोग नहीं मानेंगे तो पुलिस अपने तरीके से उन्हें समझाएगी, बताएगी कि वो लोग अपने परिवार के दुश्मन हैं, वो लोग अपने शहर के दुश्मन हैं, वो लोग अपने देश के दुश्मन हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसी बीमारी फैला सकते हैं जिससे लाखों लोगों को खतरा हो सकता है। पुणे में तो सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल आए। इनमें महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं और इनमें भी मुंबई और पुणे कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसके बावजूद लॉकडाउन की परवाह किए बगैर ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क पर आए, तो फिर पुलिस ने इनसे ऐसी एक्सरसाइज करवाई जिससे ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पुलिस के कई अफसरों से मेरी बात होती है। वो कहते हैं कि हमें शौक नहीं है लोगों को परेशान करने का, लेकिन अब हाथ जोड़कर समझा कर जब थक गए तो क्या करें। लॉकडाउन का वायलेशन करके मॉर्निंग वॉक करने की तस्वीरें मुंबई से भी आई, ये ठाणे से हैं। हालांकि ठाणे पुलिस ने लोगों के साथ उतना सख्त बर्ताव तो नहीं किया जैसा पुणे पुलिस ने किया था, लेकिन लोगों को भी पुलिस ने आरती उतारकर शर्मसार करने की कोशिश की। अलग अलग जगह पुलिस अलग अलग तरीके अपना रही है। अब शायद ये लोग एम्बेरेस्ड हो जाएं और लॉकडाउन तोड़ने से पहले एक बार सोचें। सगळ्यांना ना या आरती घ्या नाही तुम्हाला याच्याशिवाय कळणारच नाही काय करायचं। घ्या
हैरानी की बात है कि जिस महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, 24 घंटे जूझ रहे हैं, उस महाराष्ट्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करके मॉर्निंग वॉक पर जाने का शौक। ये सबसे ज्यादा तस्वीरें पुणे और ठाणे से आई हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई है बारामती, जो शरद पवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत एफ्लुएंट इलाका है। यहां पर भी सैकड़ों लोग लॉकडाउन तोड़कर सुबह की सैर के लिए निकले। रात की बात यह रही कि यहां पुलिस इन सबको स्टेडियम में ले गई और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए सबसे एक्सरसाइज करवाई, व्यायाम करवाया। साथ ही ये कसम खिलाई कि अब वो लॉकडाउन का पालन करेंगे। जो लोग इस तरह सड़कों पर उतर रहे हैं उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि बुरा वक्त अभी टला नहीं है, और ये उन्होंने इसलिए कहा कि कई देश पाबंदियां हटा रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक साबित होगा। WHO ने कहा कि अगर लोग लॉकडाउन को इसी तरह तोड़ते रहे तो हाल आगे और भी बुरा हो सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना के करीब 25,27,000 मरीज हो गए हैं। 1,74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब करीब 19,000 है। 130 करोड़ के मुल्क में 19,000 है। करीब 600 लोगों की मौत हुई है, और बड़ी बात यह है कि 3,273 लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे देश का हाल दुनिया के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि इस देश में ज्यादा लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। लेकिन जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, वो खतरा कितना बढ़ा रहे हैं, ये उनको समझने की जरूरत है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश की हालत भी अमेरिका जैसा हो, हमारे देश की हालत भी स्पेन जैसी हो जाए, इटली जैसी हो जाए? मैंने आपको बहुत सारी दुख भरी, दर्द देने वाली, परेशान वाली करने वाली खबरें सुनाई हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान के कुछ नेताओं के, अफसरों के ऐसे बयान सुनवाता हूं। कोरोना के पेशेंट्स को लेकर, उनकी हेल्प को लेकर वो क्या कह रहे हैं, फिगर्स पर कैसे गड़बड़ करते हैं, ये आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट की तादाद 9,000 के पार चली गई है। मरने वालों की संख्या काफी है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान कोरोना के पेशेंट्स की, मरने वालों की बात कर रहे हैं, वो सुनेंगे तो आपका लगेगा सिर पकड़ लें। पहले सुनिए इमरान खान की बात। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। इमरान खान कह रहे कि हमारे 190 लोगों को इस वायरस की वजह से मरना चाहिए था, लेकिन कम मरे। आज की फिगर यह है कि 192 केसेस हो चुके हैं। लेकिन सोचिए कि किसी देश में क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात कहनी चाहिए? और पाकिस्तान के जो अफसर हैं वो भी जब फिगर्स आती हैं तो किस तरह से अटक जाते हैं, वो सुनिए। आज की तारीख में अब जबकि 3 बजने वाले हैं, पहले मेरे पास रिपोर्ट है 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए, और जो लोकल आपका स्प्रेड है जिसमें 9 जाफराबाद से हैं, बाकी कोयटा और दीगर एरिया से। अगर आप देखें टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ, 60,000 से ज्यादा, 61,000 तकरीबन, उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। जी हाँ, 5% है जो पॉजिटिव केसेस निकले हैं, तकरीबन 5%। अब 60,000 टेस्ट हुए और 5 लाख पॉजिटिव। आप सोचिए कि पाकिस्तान का हाल क्या होगा, और वहां की जनता की हालत वैसे भी बहुत खराब है। तो प्राइम मिनिस्टर ने गरीबों की मदद के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पैकेज के बारे में बताने में भी जब फिगर्स आई, नंबर्स आए, तो मंत्री जी कैसे गड़बड़ी कर गए, ये सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में
29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को, तकरीबन 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को तकरीबन 29 अरब रुपए तकसीम किए हैं। इसी तरह के बयान देने में इमरान सरकार में मंत्री फिरदौस आशिक अवान भी कम नहीं है। उनकी बात सुनिए, आप हंसे बगैर नहीं रह पाएंगे। उसका हाथ हो, सार हो, जिस्म हो, पाँव हो, टांगे हो, वो प्रोटेक्ट हो। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है और ये भी एक मेडिकल साइंस है और इसके लिए हमने मिल के काम करना है। पाकिस्तानी नेताओं के, अफसरों के बयान सुनकर इस दर्द भरे गमगीन माहौल में आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी, थोड़ी सी हंसी आपको आई होगी। लेकिन एक सीरियस बात यह कि पाकिस्तान से कोरोना को लेकर एक खबर आई है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और ईदी फाउंडेशन के चीफ फैजल ईदी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, इन्फेक्टेड पाया गया है और उन्हें इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि फैजल ईदी 15 अप्रैल यानी 6 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले थे। हम दुआ करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे। और जब नंबर्स का वक्त आता है तो इमरान खान उनके मंत्रियों के बयान सुनकर हंसी आई, ये तो आपने देखा। लेकिन दुख भी होता है कि लोगों को अपने देश का उन्होंने क्या हाल कर दिया है। हालांकि मैं आपको पाकिस्तान की फिगर बता दूं, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का नंबर 9,217 है और पाकिस्तान में अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान की सरकार ने दी है। आज की बात में मुझे इतना ही आपसे कहना है